अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब बहरहाल अपना सेशन शुरू करते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यस कंप्लीट। आप लोगों की क्वेश्चन की विंडो अब मैं बंद कर रहा हूँ। आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी चीज़ है, कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो अभी आप फॉर द टाइम बिंग रोक दें, क्योंकि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अब नहीं ले सकूँगा। अब हम सेशन का आगाज़ करते हैं और जब मैं आप लोगों को कहूँगा कि अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं तो आप उस वक्त अपने क्वेश्चंस टाइप करके सेंड कीजिएगा, तो फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 4 to 8। ये 5 चैप्टर्स हैं जो आपकी आईटी की बुक का 20 मार्क्स का जो एरिया है वो कवर करते हैं। यानी कि 40% इस एरिया की वेटेज है और इस एरिया में जो एक्सेल आपको पढ़ाया जाता है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से और बड़ा आपको डिटेल्ड में एक्सेल पढ़ाया जाता है। और मैं कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस जो है वो भी मैं बीच में यूज़ करता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने इस्तेमाल की होती हैं वो मैं इसमें डालता हूँ और आप लोगों को वो सारी चीज़ें ये कराऊँगा। एक बात मैं सिर्फ ये छोटी सी करना चाहूँगा कि अभी ICAP ने जो नई स्कीम अनाउंस की है, जो कि अभी आप लोगों के लिए कोई कंसर्न नहीं है, उसमें ये पेपर जो है ये पेपर से कम करके उन्होंने सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख दिया जिसकी सर्टिफिकेशन आपने लेनी होगी। तो ये और भी अच्छा काम कर दिया उन्होंने कि बजाय इसके कि बच्चे अननेसेसरी डिटेल्स को याद करते रहें, रट्टे लगाते रहें, अब ये है कि आप एक अच्छे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ से जाके आप एक्सेल के ऊपर कोर्स सीखेंगे, एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, आगे आर्टिकल्स में भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। और जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि एक्सेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या जो आर्टिकल्स कर रहे होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डैट इज़ मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट एरिया है और आप सब लोगों को ये चाहिए कि आप इस एरिया में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, इसको समझें ये क्या है। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे थोड़ा सा आगे, तो यू विल सी अनदर कोर्स जो कि नियर पियर पे ही पड़ा हुआ है। वो नियर पियर पे जो कोर्स है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट कोर्स है, विच इज़ फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। और फाइनेंस प्रोफेशनल्स में वो लोग जो कि एक्सेल को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल है। बहरहाल हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें सीखेंगे वो थोड़ी सी ओवर डिटेल्ड होंगी, यानी कि हम लोग ऐसी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे जो शायद हमें प्रैक्टिकली पता होना इतनी ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन थ्योरेटिकली क्योंकि एग्जामिनर किसी भी जगह से कोई भी सवाल बना सकता है, इसलिए वो हम चीज़ें याद करते हैं। राइट, तो हम लोग शुरू करते हैं जी। इस सेशन का तरीकाकार ये होगा कि हम ये जो 5 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के जो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की मैंने लिस्ट बनाई हुई है। हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब मैं पूरा एक चैप्टर डिस्कस कर लूँगा तो फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि अच्छा जी, अच्छा अब आप लोग इस चैप्टर से और सिर्फ इस चैप्टर से मुतालिक जो सवाल हैं वो पूछ लें। बाकी उसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं, ICAP का एग्ज़ाम कैसे होगा, होम बेस एग्ज़ाम क्या है, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग एक सेपरेट सेशन करेंगे। उसमें आप जो दिलो जान से जो आपके सवाल होंगे उन सब का मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन से मुतालिक ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। दिस इज़ जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसको कैसे ओपन करना है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको प्रिंट कैसे करना है। तो हम इन चीज़ों को वन बाय वन आपकी बुक से देख लेते हैं जी। मैं आप लोगों की बुक ओपन कर लेता हूँ। वी विल गो टू चैप्टर 4। यस, चैप्टर 4 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुतालिक जो बातें हैं वो ये हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो आप विंडोज़ का बटन प्रेस करें और इसके बाद एक्सेल टाइप करें तो यू विल सी एक्सेल 2016 एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रन करेगा और उसके बाद आपको ये कहेगा कि अच्छा बताएं जी कि एक्सेल में क्या ओपन करना है। 2010 वाले ऑफिस के अंदर ऐसे होता था कि जब आप एक्सेल पे क्लिक करते थे तो फ़ौरन आपको ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर ले जाता था। अब यहाँ पे यह है कि आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी होंगी, कुछ आपके टैम्पलेट्स वगैरह यहीं पे आ गए हैं। अब आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल की एक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इस एक्सेल की वर्कबुक के अंदर इस पूरे के पूरे इंटरफेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, इन सब के नाम है। फॉर एग्जांपल ये जनाब आपकी टाइटल बार है जिसमें हर चीज़ जो है ना वो आ रही है। इस साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार होती है, ये जो डिस्केट का बटन है, सेव जिसे कहते हैं, का अंडू, रीडू, इस तरह की चीज़ें, ये सारा का सारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। और इस तरफ ये ये क्रॉस का बटन है, ये माइनस का बटन है,
ये जो बटन्स होते हैं, ये रीसाइज का जो बटन है, ये तमाम बटन्स जो हैं इसको हम विंडो कंट्रोल बटन कहते हैं, राइट। तो ये विंडोज़ कंट्रोल बटन हो गया, ये आपका टाइटल हो गया। अच्छा, टाइटल में भी दो चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहली, इस चीज़ का नाम लिखा होता है, इस फाइल का नाम लिखा होता है जो आप ओपन करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो उसका नाम है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर मैं टाइप करूँ एक्सेल तो मैं कहूँगा कि इट इज़ कॉल्ड ए वर्कबुक, राइट। तो एक्सेल की एक वर्कबुक होती है। अच्छा, अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो वर्ड जो होता है उसमें डॉक्यूमेंट होता है, उसको वर्ड का डॉक्यूमेंट, वर्ड की फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। और जो पावर पॉइंट होता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम होता है जी, उसको हम कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट। ओके, तो ये तीन नाम हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक कहते हैं, वर्ड की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, पावर पॉइंट की फ़ाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं। हर फाइल का एक टैग होता है जिसे हम उसकी एक्सटेंशन कहते हैं। वो डॉट के बाद, फाइल की नाम के बाद डॉट लिख के आगे लिखा होता है। ये जो एक्सटेंशन होती है ये कंप्यूटर को ये बता रही होती है कि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये जो फाइल है, इसको कौन से प्रोग्राम में ओपन करना है। तो जो एक्सेल की एक्सटेंशन है उसे .xlsx कहते हैं, राइट। जो वर्ड की फाइल है उसे .docx कहते हैं, और जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है उसको PPTX कहते हैं, राइट। तो ये तमाम जो हैं ये फ़ाइल की एक्सटेंशंस कहलाती हैं, और किसी भी फाइल का जो नाम होता है उसका नाम प्लस उसकी एक्सटेंशन से नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी फाइल देखें, फॉर एग्जांपल ये रिस्पॉन्सेस के नाम से एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, तो देखें जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया, इसने कहा दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसने इसके साथ आगे .docx नहीं लिखा होता। बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ गायब होती है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम इसको शो भी कर सकते हैं। हम लोग वापस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल के अंदर, जिसको हम वर्कबुक कहते हैं। हर वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं जिन्हें हम वर्कशीट्स कह सकते हैं, वर्कशीट्स कहते हैं या शीट्स कहते हैं, राइट। ओके, डॉक्यूमेंट्स की जो वर्ड के डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर पेजेस होते हैं, और पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती हैं, उस जो प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर स्लाइड्स होती हैं। तो जनाब ये इसका एक इकाई है, एक बेसिक यूनिट है जिसे हम कहते हैं एक्सेल के अंदर एक शीट होती है। शीट के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है ना वो आपको पता है कि हम लोग कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करें तो यू गेट टू द लास्ट रो 1048576, एंड कंट्रोल आप प्रेस किया दोबारा वापस आ गए, कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया तो आप लास्ट रो में लास्ट जो उसका कॉलम है वहाँ पे चले गए। तो यू कैन सी कि जनाब आपके पास कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप लोगों को याद ना हो कि यार ये कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, तो मैं बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 2⁻20 2 की पावर 20 रोज़ होती हैं, और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो दिस इज़ 2⁻16, राइट। तो इतने कॉलम्स होते हैं। हम लोग इसको एक दफ़ा कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। 2⁻20 मीन्स 1048576, 2⁻16 ओके नहीं 16 नहीं होती हैं, 14, हाँ जी 16,384 कॉलम्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से रोज़ और कॉलम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होते हैं। इसके नीचे ये रिबन होता है जी, रिबन आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो रिबन फोल्ड या अनफोल्ड हो सकता है परमानेंटली, और उसके बाद ये नीचे नेम बॉक्स होता है, फार्मूला बॉक्स होता है, फार्मूला बार होती है, ठीक है जी। इसके नीचे रोज़ और कॉलम्स और सेल्स होते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ द मेन इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सेल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, यही चीज़ जब हम आपकी बुक से देखेंगे तो वी विल सी कि जनाब ये बात उन्होंने बताई है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, किस किस जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, रो, कॉलम, सेल, नेम बार, फार्मूला बार, रिबन, टैब्स, मेन्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो 2 पेजेस हैं सेक्शन 1.1 एंड 1.2, ये तो आप लोगों ने ऐसे ही जो है ना यहाँ से पढ़ लेना है, इनको समझ लेना है, उसको याद कर लेना है। 1.3 भी याद कर लेना है। जहाँ तक बात है कि एक वर्कबुक को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो दिस इज़ अ वर्कबुक दैट वी हैव क्रिएटेड, जिसमें मैंने कुछ डाटा एंटर कर दिया। सेल्स के अंदर डाटा एंटर होता है। जब आप टेक्स्ट एंटर करते हैं तो आपने देखा कि वो लेफ़्ट अलाइन होता है, जब आप नंबर्स एंटर करते हैं आपने देखा कि वो राइट अलाइन होते हैं, और इस तरीके से जो है ना वो आप डाटा इसके अंदर एंटर करते चले जाते हैं। जब आपने डाटा एंटर कर लिया है, यू कैन प्रेस Ctrl+S या
तो आपकी जो है ना वो सेव वाली ऑप्शन जो है ना वो ओपन हो जाती हैं, या आप यहाँ से ये डिस्केट का बटन प्रेस कर सकते हैं, सेव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या देयर इज़ एन ऑप्शन फाइल। जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें आपको यहाँ पे वही वाली चीज़ नज़र आएगी। तो 3 जगहों से आप लोगों को एक इसी तरह की इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। आप यहाँ से सेव के बटन पर क्लिक करें, वो आपसे पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, तो मैं कहूँगा जी डेस्कटॉप पे सेव कर दें। तो डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए वो मुझसे आप पूछ रहा है कि फ़ाइल का नाम क्या रखना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रैंडम फाइल इज़ द फाइल दैट वी हैव क्रिएटेड एंड दिस फाइल विल बी सेव्ड, और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम रैंडम फाइल लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। अगर मैं इस फाइल को क्लोज़ करूँ और मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ तो वी विल सी रैंडम फाइल देयर, और जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा ये फ़ाइल ओपन होगी। तो फाइल को ओपन करने का एक तरीका ये है कि आप उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करें, या एक और तरीका ये हो सकता है कि जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं, एक्सेल आपने ओपन किया तो यहाँ पे आपके पास रीसेंट फाइल्स में ये देखें रैंडम फाइल नज़र आ रही होगी, या आप यहाँ पे ओपन अदर वर्कबुक्स पे क्लिक करके आप ब्राउज पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाके ये वाली फ़ाइल के ऊपर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, दिस इज़ रैंडम फाइल, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यही वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो एक फ़ाइल जो आपने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, इसके 2-3 तरीके हैं जी आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम एक्सेल के अंदर दोबारा चलें और हम यहाँ से ओपन करते हैं रैंडम फाइल, तो ये हमारे पास ये फ़ाइल दोबारा अब आ गई है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेल के इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली होती है दैट इज़ कि एक्सेल की फ़ाइल जब आप ओपन करते हैं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स भी यहाँ पे दिखा रहा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सेल की फ़ाइल बनानी है और आपने उसमें जो है वो एक चार्ट बनाना है हाउस होल्ड मंथली बजट का, तो बजाय इसके कि आप एक्सेल ओपन करें, उसमें सारा डाटा मैनुअली एंटर करें, फिर उसमें चार्ट बनाएं, चार्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स करें, कलरिंग्स लगाएं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये तमाम काम करके आपको दे दिया कि भाई बस तुम इसके ऊपर क्लिक करो, अपना डाटा चेंज करो। मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है जी, वो कह रहा है ठीक है जी ये आपको मैं बना देता हूँ, तो आपका जो है ना मंथली बजट और ये सारा कुछ जो है ना ये आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप की जो है ना वो शीट्स उन्होंने बना दी हैं आपको, आपने बस इसमें सिंपल डाटा एंटर करना है अपने हिसाब से, और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपने रख लेनी है, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देनी है। इस तरह की जो चीज़ें जो पहले से बनी होती हैं इनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स आर द फाइल्स जो कि पहले थोड़ी थोड़ी बन गई होती हैं, जिनके ऊपर डिज़ाइनिंग्स वगैरह लग चुकी होती हैं। वर्ड में भी टेम्पलेट्स होते हैं, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी। इन तमाम में टेम्पलेट्स आर द फाइल्स जिनके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम हो चुका है और आपने बस उसको फाइनल टच देना है, ताकि बजाय इसके कि हर दफ़ा जब आप एक्सेल ओपन करें तो आपके पास ये एक बेरंग सी एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो और आप उसमें काम करना शुरू कर दें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप पहले से बने बनाए एक्सेल के जो टेम्पलेट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल के अंदर ही, तो फाइल के अंदर यहाँ पे मेरे पास ओपन के अंदर ये देखें ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं तो वो विल सी न्यू टेम्पलेट्स। इवन हम किसी एक टाइप के टेम्पलेट्स जो हैं वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैलेंस शीट जो है वो बनानी है तो आई कैन सर्च फॉर बैलेंस शीट्स, और बैलेंस शीट के हवाले से देखें बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट जो है ना वो मेरे पास बना हुआ आ जाएगा। आपको करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, अदर लाइबिलिटीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, इनमें कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लगी हुई है, सेल्स के बॉर्डर्स लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है। आपने जस्ट सिंपल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है एंड यू विल गेट योर फाइनल बैलेंस शीट, राइट। तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, यू कैन यूज़ द टेम्पलेट्स। ये बात जो है ये इस सेक्शन में की गई है, क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। आप वर्कबुक ओपन कैसे कर सकते हैं, एक्सेल से ओपन कर सकते हैं, ये बात हमने डिस्कस कर ली। देन कंट्रोल एन से जो है ना आपने अगर एक वर्कबुक ओपन की है तो आपको योर वर्कबुक कंट्रोल एन से ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू ओपन ए न्यू सिंपल वर्कबुक, तो आप किसी एक्सेल की वर्कबुक में ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके लिए एक और वर्कबुक खाली ओपन हो जाएगी। वो ये थी जहाँ से आपने ओपन किया था, ये जो तीसरी वाली है ये अभी ओपन हुई है, तो आप इसको यहाँ पे एक नई फाइल के तौर पे ओपन कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी वर्किंग करना चाहें आप इसमें वर्किंग कर लें और दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल फाइल पे आ जाएं, या इसको भी सेव कर लें। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ओपन न्यू वर्कबुक। ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। रिसेंटली ओपन वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं ये हम लोगों ने बात कर ली। टेम्पलेट्स की बात कर ली कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, आप लोग इनको एक एक दफ़ा क्विकली देखते जाएंगे। अपना टेम्पलेट बनाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि जब आप फाइल को सेव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू सेव दिस फाइल एज अ टेम्पलेट, तो जब आप फाइल को सेव कर रहे होते हैं आप फाइल और सेव एज के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी, डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया। अब आप यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह एक्सेल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें। तो एक्सेल टेम्पलेट के ऊपर जब आप एक फाइल को सेव करेंगे तो दैट फाइल
विल बी सेव्ड एज एन एक्सेल टेम्पलेट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की और भी ऑप्शंस हैं जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्सेल टेम्पलेट, और इसको कैसे जो है ना वो सेव किया जा सकता है। आप अपना टेम्पलेट खुद एडिट भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेव भी कर सकते हैं, राइट। सो सेक्शन 2 में जो चीज़ें थी वो ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, इसमें फाइल्स को कैसे ओपन करते हैं, टैम्पलेट्स क्या होते हैं, टैम्पलेट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, टैम्पलेट्स को एडिट कैसे करते हैं। हम लोग आगे चलते हैं जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ऑफिस बैक स्टेज व्यू की बात करते हैं। देखें, जब भी कभी आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे फाइल के नाम से एक ऑप्शन नज़र आएगी। देखें, जब भी कभी किसी भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना टैब के ऊपर, तो यू विल सी कि वो टैब जो है ना वो कुछ ऐसी ऑप्शंस बता रहा है। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट, ये फार्मूला, ये डाटा रिव्यू और व्यू। ये जो टैब्स हैं ये इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि जो डाटा आपने यहाँ पे एंटर किया हुआ है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। लेकिन ये जो फाइल की टैब है, दिस इज़ अबाउट वर्किंग ऑन द फाइल, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइल की टैब है दिस इज़ अबाउट वर्किंग ऑन द फाइल। और उसके अलावा ऑल अदर टैब्स जो होती हैं वो किस लिए होती हैं, वर्किंग इन द फाइल, राइट। तो फाइल के अंदर काम करने के लिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू एंड व्यू टैब होती है। जो फाइल होती है ना ये ओवरऑल देखती है कि इस वर्कबुक को क्या करना है, क्या कोई नई वर्कबुक बनानी है। ओपन से जैसे हम लोगों ने न्यू के बारे में जिक्र किया कि न्यू से वही चीज़ें ओपन हो जाएंगी जो भी हमने थोड़ी देर पहले की हैं। ओपन के बारे में बात कर ली, ओपन क्या होता है। सेव के बारे में बात कर ली कि सेव कैसे करते हैं। सेव एज का मतलब ये है कि आपने उसी फाइल को सेव करना है विद ए न्यू फॉर्मेट, जस्ट लाइक हम लोगों ने अभी टेम्पलेट में जिक्र किया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी प्रिंट। जब आप किसी फाइल को प्रिंट करने जाते हैं तो वो आपको बताता है कि फ़ाइल को प्रिंट करना है, तो उसका प्रिंट प्रीव्यू ये ऐसे आएगा, ठीक है जी। प्रिंट करने के लिए आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी कितनी शीट्स प्रिंट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल आप लोगों ने ओपन की हुई है जिसे हम वर्कबुक भी कहते हैं, उसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट्स हों, तो फिर उसको कैसे प्रिंट करना है। अगर आपने एक एक्टिव वर्कशीट को प्रिंट करना है तो उसके पेजेस कैसे हैं। कोलेटेड का मतलब ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस हैं और एक से ज़्यादा कॉपीज़ करनी है तो फिर आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे कोलेटेड की दो ऑप्शंस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 पेजेस हैं और आप उनकी 3 कॉपीज़ करना चाहते हैं तो प्रिंट कैसे होगा। क्या पहले 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 प्रिंट होगा, या पहले 3 दफ़ा पेज 1 फिर 3 दफ़ा पेज 2 और 3 दफ़ा पेज 3। तो ये कोलेटेड और अनकोलेटेड की डिफ्रेंसिएशन है। ये एग्जामिनर आपसे अक्सर सवाल में पूछ लेते हैं। ओरिएंटेशन आपने पेज की क्या रखनी है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेपर सीधा खड़ा हुआ है, और लैंडस्केप ओरिएंटेशन का मतलब है कि पेपर लेटा हुआ है, राइट। लेटर्स, डिफरेंट टाइप के पेपर साइजेस हैं आपके पास जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जो नोट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये जो फोटोकॉपी करवाते हैं वो A4 साइज़ की होती है, जिसकी जो लेंथ है वो डैट इज़ 11.69 इंचज़ है, जो उसकी विड्थ है डैट इज़ 8.27 इंचज़। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज सेटअप इसमें सेट होता है ना वो होता है लेटर, राइट। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए तो लेटर पेज साइज़ और A4 पेज साइज़ में कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेटर है जी 8.5 इंचज़ का, और A4 जो है ना वो 8.27 इंचज़ की इसकी विड्थ है। तो आप फॉर्मेट को, पेज साइज़ को इतना चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि आप उसी तरीके से उसको लेके चलते हैं, राइट। इसके अलावा मार्जिनस क्या हैं, तो यहाँ पे देखें जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिनस होते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है वो ऑप्शंस जो प्री सेलेक्टेड होती हैं वो होती हैं जनाब टॉप 0.75 इंचज़, बॉटम 0.75 इंचज़, लेफ्ट और राइट 0.7, हेडर और फुटर 0.3 इंचज़। यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इतना इतना जगह छोड़ दी जाएगी, बाकी एरिया में जो है ना वो आपके पास कंटेंट आएगा। दिस इज़ द नॉर्मल सेटिंग। आप इस सेटिंग को बहरहाल चेंज भी कर सकते हैं। आपको एक प्री सेट दे दिया गया है। देखें ये प्री सेट होते हैं। प्री सेट का मतलब है पहले से सेट कर दिए गए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी मार्केट से चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप शवारमा खाने जाते हैं, तो आप अगर उसे शवारमे के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे ना तो वो शवारमे का एक स्पेसिफिक टाइप का जो है ना वो बना देगा, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ डालेगा, स्पेसिफिक टाइप का उसमें जो है ना वो स्पाइस डालेगा। तो अगर आप उसे कुछ ना कहेंगे तो जिस तरीके से वो बनाएगा डैट इज़ कॉल्ड प्री सेट शवारमा सेटिंग, राइट। लेकिन आप जाके उसे कहते हैं यार शवारमा बनाना है, इसकी जो डो है ना वो तुमने ज़्यादा पकानी है, इसके अंदर चिकन कम डालना है, इसके अंदर जो है ना वो तुमने स्पाइस ज़्यादा डालना है, ठीक है, और उसको सही तरह से पका के देना है। तो दिस इज़ योर सेटिंग, जो आपने सेटिंग अब उसकी चेंज करवाई है, ठीक है। और फिर आप एक और कोई सेटिंग करा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसे ये कहें कि यार बस वो वैसा बना दो जैसा मैं खाता होता हूँ तुमसे, तो डैट इज़ प्री सेट सेटिंग। उसे पता है कि ये बंदा जो है ना ये ऐसा खाता है। तो अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कस्टम मार्जिन में, और अगर आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे तो जो सेटिंग होगी वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं, राइट। ओके,
हम लोग आगे चलते हैं जी। हम लोग बात करते हैं स्केलिंग की। स्केलिंग का मतलब होता है कि एक एक्सेल के पेज के ऊपर एक्चुअली कितने, एक पेज के ऊपर एक्सेल के कितने पेजेस प्रिंट करने हैं। ये तब आप प्रिंट करते हैं जब आपके पास डाटा ज़्यादा होता है और आप जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि पेपर कम से कम यूज़ हो, तो आप स्केलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये पहले से उन्होंने सेट कर दिए हैं, इसलिए इनको प्री सेट भी कहते हैं। तो लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद दैट। सो इस चैप्टर के ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर बैक स्टेज व्यू के अंदर जो चीज़ें थी डिस्कस हुई वो यही हैं कि इन्फो क्या है, फाइल के बारे में, सेव कर सकते हैं, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, न्यू, प्रिंट, शेयर, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का। आई डोंट नो कि ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्यों घुसा दी है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स कि एक्सेल की फाइल को आप लोग जब इंटरनेट पे ओपन करते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्सेल की फाइल अगर आपके पास इंटरनेट के ऊपर है, क्योंकि एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपने जो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑनलाइन भी मूव कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं इंटरनेट पे हूँ और मैं शीट्स पे से जाके एक शीट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं एक शीट ओपन कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी शीट है जिसमें कोई ऐसा डाटा है जो मैं आप लोगों के सामने ओपन भी कर सकता हूँ? चलें, ये इंक्वायरी शीट। तो जनाब ये बिल्कुल एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैं डेफिनेटली इसको ब्लर कर दूंगा जब मैं फाइनल कर रहा हूँ। तो बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन, और ये बिल्कुल एक्सेल की शीट है, लेकिन ये किधर ओपन हुई है? ये ऑनलाइन ओपन हुई है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जिन लोगों के साथ शेयर है, अगर मैं इसकी शेयरिंग ऑप्शंस में जाऊँ तो जिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ शेयर होगी वो तमाम लोग इसके अंदर बहुत जो है ना वो ईज़िली काम कर सकते हैं। या अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सीए के कोर्सेज़ के अंदर, नियर पियर के अंदर, यहाँ पे भी बहुत सारी शेयर्ड शीट्स हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लाउड कंप्यूटिंग। कि जब हम लोग फॉर एग्जांपल मैं अपने आईटी के कोर्स के अंदर चलता हूँ, यू विल सी ए कोर्स स्केड्यूल है। अब आप यहाँ पे जब कोर्स स्केड्यूल ओपन करेंगे तो ये एक एक्सेल की फ़ाइल है जो ओपन हो जाएगी, लेकिन ये एक्सेल की फ़ाइल जो है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है और सब लोग जब आप इसे क्लिक करोगे तो आप इसे, ये आपके पास भी एक एक्सेल की फ़ाइल के तौर पे ही ओपन होगी, लेकिन आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ लोगों को मैंने इसमें एडिट करने की अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है जी, ये सारे लोग जो हैं ये इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, हर बंदा इस फाइल को अपने कंप्यूटर से ओपन करके एडिट कर सकता है। बाकी उसके अलावा दुनिया जहान के तमाम लोग इसको ओपन करके सिर्फ व्यू कर सकते हैं। तो क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है, अगर आप लोग कहीं पे आईटी की लैंग्वेज में आपको मिले ना क्लाउड का वर्ड, तो आपने इसको ऐसे समझना है कि जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, क्योंकि क्लाउड का मतलब है हर चीज़ ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड हो रही है। ठीक है, तो जब हर चीज़ नेट पे अवेलेबल होगी तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्लाउड। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो ये होती है कि जनाब आपने अपना काम ऑनलाइन पुट अप कर दिया है। ठीक है जी, अपने कंप्यूटर पे सेव करने की बजाय उसको कहीं इंटरनेट पर रख दिया है और अब आप उसको वहीं से एक्सेस करके ओपन करते हैं। तो ये जो एक्सेल की फ़ाइल है जो इस वक्त मैं आपको ब्राउज़र के अंदर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर तमाम ऑप्शन हैं। देखें, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, डाटा, टूल, ये वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आनी चाहिए। फाइल है, इंसर्ट है, फार्मूला है, पेज लेआउट है, डाटा रिव्यू है, यानी कि कुछ ऑप्शंस आगे पीछे करके उन्होंने आपको ये वाली ऑप्शन सारी की सारी इंटरनेट पे यहाँ पे भी दे दी हैं। देखें, ये आपके पास अनडू, रीडू, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट इटैलिक, बोल्ड, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे भी आ गई हैं। चार्ट्स की ऑप्शंस आ गई हैं, तो ऑनलाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये शीट जिस बंदे के साथ भी मैं शेयर करूँगा कि यार इसको एडिट कर लो, वो अपने घर पे अपने कंप्यूटर पे बैठ के शीट में एडिटिंग करेगा और वो एडिटिंग रियल टाइम मुझे नज़र आ रही होगी। राइट, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, वही वाली बातें जो सारी यहाँ पे बता रहा है कि जनाब आपने सिंगल करना है, डुप्लेक्स करना है, कोलेटेड और अनकोलेटेड का मतलब क्या है, सिंगल पेपर साइज़, और ये चैप्टर एंड हो जाता है। बहुत ही बेसिक सा छोटा सा चैप्टर था, मैंने कोशिश की कि इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर दी जाएँ। तो जनाब अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ओपन करने लगा हूँ। आप लोगों के जितने भी सवाल हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चैप्टर से मुतालिक आपने वो पूछने हैं, कोई भी और सवाल का मैं जवाब नहीं दूँगा। जी नहीं जनाब, कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि मैक्सिमम पेज आप कितने प्रिंट कर सकते हैं। देखें, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि प्रिंटर की अपनी प्रिंटिंग कैपेसिटी। नॉर्मली जो पुराने प्रिंटर्स होते हैं ना, उसमें पहले सारी की सारी फाइल उसके अंदर सेव होती है, फिर उसके बाद वो प्रिंट करना शुरू करता है। तो आप जितने मर्जी पेजेस प्रिंट कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। एक्सटेंशन के बारे में मैंने बता दिया कि एक्सटेंशन क्या होती है। हर डॉक्यूमेंट की अपनी एक निशानी होती है जिससे विंडोज़ को पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, ये फ़ाइल का टाइप क्या है और उसको किस फाइल से ओपन करना है। तो जब आप किसी फाइल के साथ .xls लगा होगा तो विंडोज़ उसको खुद ही जो है ना वो एक्सेल में ओपन करेगी।
अच्छा, हाउ मैनी वर्कबुक कैन ए वर्कबुक हैव, हाउ मैनी वर्कशीट्स कैन ए वर्कबुक हैव, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्कशीट्स जो है ना वो एंटर की जा सकती हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है। मैंने पर्सनली ऐसी शीट्स के साथ भी काम किया हुआ है ड्यूरिंग माई आर्टिकल्स, जो कि तकरीबन जिसमें 50, 55, इवन 60 शीट्स भी उनके उसके अंदर होती थी, तो वो बड़ा इजीली उनको मैनेज किया जा सकता था। डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि जब आप एक फ़ाइल ओपन करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड खाता है, उसकी रैम को यूज़ करता है। तो अगर बड़ी फ़ाइल आप ओपन करेंगे तो वो फ़ाइल ओपन नहीं होगी, कंप्यूटर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो जनाब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक शीट अब आती है, जैसे आप जो है ना वो कोई भी एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं, लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ शीट्स एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ लिमिटेड बाय द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूटर। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ़ शीट्स जो है वो कंप्यूटर स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर के स्टोरेज के ऊपर तो नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की स्टोरेज तो आजकल बहुत ज़्यादा होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि नॉर्मली जब आप बड़ी शीट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, इस वजह से बड़ी शीट्स जो है ना उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। जी जनाब, हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज़ रोक लीजिए, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन की विंडो को क्लोज़ करूँ। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वो जो न्यूज़ है या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अभी बता दें। तो जनाब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि एक वीक के बाद जो है ना वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके AFC के। तो मैंने कोई रिक्वेस्ट की है नियर पेयर वालों से, एंड वी हैव रीच टू द कंक्लूजन कि जो लोग ये सेशन ज्वाइन करेंगे या जो लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं उन लोगों को अपना जो IT का कोर्स है जो नियर पेयर पे अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोग अपना जो लास्ट मंथ रह गया है इसको, इसमें लास्ट वीक जो रह गया इसमें प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है जी, तो ये एक स्पेशल फेवर होगी जो कि मैंने कोशिश किया नियर पेयर की तरफ से जो है ना वो ले सकूँ। देखें, AFC 4 जब आप नियर पेयर पे जाएंगे, AFC 4 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कोर्स आ जाएगा। इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू IT AFC 4 एंड अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके बाद 2019 एडिशन कंपेयर टू 2013 एडिशन क्या है, ये बातें अवेलेबल हैं। चैप्टर 1, 2, 3 इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये दो बड़े चैप्टर्स हैं जिनको मैंने एक ही एरिया में कवर किया हुआ है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स एंड फॉर्मेटिंग, डाटा एनालिसिस, फार्मूला एंड फंक्शन अलग, चार्ट एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये सारा का सारा जो कोर्स है ये तकरीबन जब तक आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों ने इसको एक्सेस कैसे करना है, इसका मेथड मैं तरीकाकार अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोगों ने करना ये है कि आपने ये वाला जो कोर्स है ये आपको इंशाल्लाह फ्री इसकी एक्सेस जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा, जो लोग इस रिवीजन सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अब होगा ये कि ये जो रिवीजन सेशन है इसके अंदर जो लोग अटेंडीज़ हैं उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाती है, क्योंकि आप लोग जब अपना डाटा एंटर करते हैं तो वो मुझे सेशन एंड पे मिल जाता है। तो आप लोगों ने गौर से सुन लीजिए सब लोग कि आपने इसको एक्सेस कैसे करना है। आपने ये करना है कि आपने मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। क्या व्हाट्सएप करना है, मेरा नंबर व्हाट्सएप का देख लीजिए 0333474865 और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो है ना वो कॉल्स नहीं करनी, क्योंकि अगर आप करेंगे तो मैं कॉल उठाऊंगा नहीं, फिर आप ये ना कहिएगा कि जरा आप टीचर तो सवाल का जवाब ही नहीं देते। आपने इसके ऊपर मुझे जो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, योर नेम, योर CRN, योर मोबाइल नंबर, योर रजिस्ट्रेशन ईमेल, राइट। अब रजिस्ट्रेशन ईमेल क्या है, ये जो सेशन आप इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, जब आपने इस सेशन की रजिस्ट्रेशन कराई थी तो आपको एक फॉर्म मिला होगा, आपने उस फॉर्म पे क्लिक किया होगा गो टू वेबिनार का, जिसका लिंक मैं हर जगह पे शेयर कर रहा था। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया था तो आपसे आपका नाम पूछा गया था, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह पूछा गया था। तो आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पे दिया था आपने वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है, राइट। इसके बाद आपने नियर पेयर की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, नियर पेयर की वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाने का तरीका देख लें, nearpeer.org इज़ द वेबसाइट। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप इसको एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे CA के कोर्सेज़ के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे CA के कोर्सेज़ नज़र आएंगे। क्विक गाइड अबाउट नियर पेयर है, इसको आपने क्लोज़ कर देना है, नियर पेयर के बारे में बताया हुआ है। लेकिन आपने यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कनेक्ट विद फेसबुक। आपने कनेक्ट विद फेसबुक पे क्लिक करना है और यहाँ पे फेसबुक की तरफ से देखें, ये ऊपर आ रहा है ना web.facebook.com, आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना है और लॉगिन करना है।
जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे तो आप इस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको कैसे नज़र आएगा, आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाने लगा हूँ। लॉगिन किया, कनेक्ट विद फेसबुक पे क्लिक किया तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड फेसबुक का आपने यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ आ जाएगा लॉग्ड इन एज मोहम्मद जहां, आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा जी, ऊपर देखें अपर साइड पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाना है। तो जब आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी नज़र आ रहा है तो भी, और यहाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो भी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपने मुझे सेंड करनी है, जिसके आगे नीचे आप लिखेंगे कि ईमेल आईडी, जो भी एक चीज़ अगर एक लिखी हुई है तो एक, अगर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं तो दोनों चीज़ें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑन नियर पे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है। फिर मैं एक ही मैसेज में, ये ना हो कि आप पहले लिखें सर नेम इज़ इक्वल टू अपना नाम लिख दें, मैसेज सेंड कर दें, फिर CRN लिखें, मतलब मुझे 5 मैसेज नहीं करने। आपने एक ही मैसेज के अंदर नेम, उसके आगे अपना नाम लिखना है, CRN उसके आगे आपने अपना CRN लिखना है, मोबाइल नंबर के आगे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, रजिस्टर्ड ईमेल के अंदर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन की ईमेल लिखनी है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और नियर पेयर, ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपने लिख के मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। उसके बाद इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स मैं आप लोगों को इस कोर्स की एक्सेस जो है ना वो दिलवा दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को फ्री एक्सेस मिलेगी फॉर दिसंबर अटैम्प्ट, राइट। दिसंबर अटैम्प्ट फर्स्ट करेंगे आप लोगों की चलती है 2 जनवरी तक, 3 जनवरी तक, तो 2-3 जनवरी तक सब लोगों की एक्सेस होगी, उसके बाद हम इसकी एक्सेस डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो जनाब ये थी वो गुड न्यूज़ जो आप लोगों को, या जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे थे उनके लिए थी। आप लोगों ने जो है ना वो इस सेशन को जब आपने कंटिन्यू करना है तो फिर आप इसको ऐसे हासिल कर सकते हैं। अब आप लोगों के अगर कोई मैसेजेस हैं या कोई बात आप कहना चाहते हैं तो आप मुझे कह सकते हैं। जी आप लोगों के मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। 2-3 जनवरी तक कैसे, देखें बीच में छुट्टियां होती हैं, नहीं बच्चे ने पूछा कि सर 2-3 जनवरी तक कैसे जाएंगे एग्ज़ाम्स। होता ही है कि पहले तमाम बच्चों का फंक्शनल इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, फिर तमाम बच्चों का IT का मतलब बिज़नेस कम्युनिकेशन का, फिर QM का, और फिर IT का। अब आपका एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पे, तो ICAP के पास इतने बड़े बड़े सेंटर्स नहीं होते कि सब बच्चों का एक ही दिन में एक ही वक्त में एग्ज़ाम ले सकें। तो उनके पास सेंटर फॉर एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें 250 कंप्यूटर्स हैं, तो वो 250 के बैच में बच्चों से एग्ज़ाम ले रहे होंगे। तो फ़र्ज़ करें कि एक सिटी में जो फंक्शनल इंग्लिश है उसके 2000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 250 के वो 4 सेशन डेली करते हैं, यानी कि 1000 बच्चा एक दिन में उसका वो AFC का एग्ज़ाम ले सकते हैं, ठीक है। तो जब दूसरे 1000 बच्चों का AFC का एग्ज़ाम ले रहे होंगे, AFC 1 का फंक्शनल इंग्लिश का, तो बाकियों की छुट्टी होगी। देखें इस सेशन में अब हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पूरा का पूरा जो कोर्स है वो मैंने अब आपको दे दिया है, उसकी एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगी। आपने सिंपल यही करना है कि आपने मुझे अपनी ये इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है एक सिंगल व्हाट्सएप मैसेज में डाल के सेंड करनी है। तो अब ये होगा कि हम लोग अपने जो टॉपिक्स हैं उनको बड़ा क्विकली देख लेंगे। हर चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको बस 10-10 मिनट में देखते हैं कि ये क्या हैं और इनके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो बाकी ये है कि आप इन कोर्सेज़ की, इन चीज़ों की प्रिपरेशन जो है ना वो आप अपने कोर्स में से जाके कर सकते हैं, नियर पेयर के कोर्स में से, जो मैंने अब आपको दे दिया है, आपको तरीका बता दिया है कि वो कैसे होगा। ठीक है जी। जी जनाब, चैप्टर 5 फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा एंड कंटेंट। जितना छोटा या जितना मुनासिब चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 उतना ही बड़ा और उतना ही गैर मुनासिब चैप्टर है। इसमें इतनी सारी चीज़ें थी जो इनको समझ आया कि एक्सेल में पढ़ा देना चाहिए, वो उन्होंने हर चीज़ जो है ना वो इस चैप्टर में डाल दी। अब ये अकेला चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है कि बाकी 4 चैप्टर्स एक तरफ और ये चैप्टर जो है ना ये एक तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा एंट्रिंग के हवाले से कि डाटा कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं, डाटा टाइप करके, डाटा शॉर्टकट से, डाटा फंक्शन से और फ्लैश फिल से आप एंटर कर सकते हैं। यह चीज़ हम लोग देख लेते हैं जी। हम लोगों ने रैंडम फाइल बनाई थी, इस रैंडम फाइल के अंदर हमने टाइप करके डाटा एंटर किया था। इसके अलावा आप डाटा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, किसी भी सेल को कॉपी करें और किसी और जगह पे जाके कंट्रोल V करें। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C कीबोर्ड शॉर्टकट है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V कीबोर्ड शॉर्टकट है। अल्टरनेटिवली आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, या आप सेल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ऊपर होम की टैब के अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर भी आपको कॉपी की ऑप्शंस नजर आती हैं। सिमिलरली आप किसी और जगह पे जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन में से पेस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से होम की टैब के अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर ये पेस्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे ये भी नज़र आ जाएंगे।
राइट। तो इस तरीके से आप सेल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, देर आर सम कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फॉर एग्जांपल देर इज ए कीबोर्ड शॉर्टकट विच इज कॉल्ड Ctrl+D। Ctrl+D क्या करता है, किसी भी सेल के बिल्कुल उससे ऊपर वाले सेल में जो लिखा होता है वो उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देता है। तो अगर मैं इस सेल में जाके Ctrl+D प्रेस करूंगा तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से किसी एक और कीबोर्ड शॉर्टकट होता है विच इज कॉल्ड Ctrl+R, और ये फॉर्मूला क्या करता है, जो किसी सेल की राइट साइड पे लिखा होता है, ठीक है जी, उसको मतलब किसी सेल के जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो राइट साइड पे कॉपी कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस सेल में Ctrl+R प्रेस करूंगा तो जो उसकी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो राइट साइड पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो कॉपी पेस्ट, टाइपिंग और इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देयर आर सम फंक्शंस जो कि आप टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड टुडे। तो जब आप टुडे का फंक्शन लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आज की डेट आपके सिस्टम की डेट से फेच करके यहाँ पे ला के दे देता है। सो देयर आर सम फंक्शंस जो कि डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। देयर इज अनदर वे कि डाटा एंटर करना है सेल में, तो आप कैसे इसको कर सकते हैं, वो है जी फ्लैश फिल। फॉर एग्जाम्पल आप एक सीरीज में डाटा एंटर कर रहे हैं और आप उसको कंटिन्यूसली डाटा एंटर करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप कंटिन्यूसली डाटा एंटर करें, आप इन 3 सेल्स को जैसे आपने सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे बॉटम राइट साइड पे आपको एक डॉट नजर आ रहा है। जब आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर भी ब्लैक कलर के प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में देखें ये एक बिजली का साइन बना हुआ आइकॉन नजर आ जाता है विच इज कॉल्ड फ्लैश फिल, राइट। तो ठीक है जी, आप इसको यहाँ से क्लिक करें और नीचे डाउन ले जाएं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा डाटा ऊपर से नीचे कॉपी हो गया, राइट। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टाइप जनवरी देन यू आर टाइपिंग फरवरी। तो जैसे जैसे आप एक एक करके डाटा सेल में टाइप करते चले जाएंगे, यू कैन इवन फिल अप दिस रेंज टू कंटिन्यूसली एंटर डाटा, राइट। अच्छा, तो इस तरीके से आप डाटा एंटर कर सकते हैं। हम लोग इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। होम की टैब, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको सिखाई गई है वो ये पूरी की पूरी होम की टैब है। होम की टैब के अंदर फॉन्ट का फेस, इसे फॉन्ट फेस कहते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉन्ट फेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। इसके अलावा ये फॉन्ट साइज होता है, ये पॉइंट्स में होता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स नजर आएंगे, और 14 और 16 के दरमियान में 15 का पॉइंट भी हो सकता है। पॉइंट्स जो है वो ये जो फॉन्ट साइज है ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, 15.5 भी हो सकता है। सिमिलरली आपके पास 2 बटन्स नजर आएंगे, ए इंक्रीज फॉन्ट साइज और फिर छोटा ए डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है जी। तो ये फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बोल्ड का मतलब होता है कि किसी आप टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करके लिख दें, जैसे आप मार्कर से लिखते हैं। इटैलिक मीन थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दें ताकि वो एक दूसरे से अलग नजर आए, और अंडरलाइन का मतलब ये है कि उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। इसी तरीके से सेल का कलर, जिसे हम फिल कलर भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेल कलर अप्लाई करते हैं, राइट, तो ये जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फॉन्ट साइज फिल कलर जो है ये आ गया। इसी तरीके से ये सेल कलर होता है, यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल कलर की ऑप्शन है कि आप इसमें कौन सा सेल कलर लगाना चाहते हैं। तो जो भी सेल कलर आप लगाना चाहें दैट यू कैन सेलेक्ट। देन ये फॉन्ट के अंदर जो है ये वाली तमाम चीज़ें जो बड़ी डिटेल से आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई थी। अलाइनमेंट की तरफ चलते हैं। किसी एक सेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी रो को भी बड़ा कर देता हूँ और इसको कॉलम को भी बड़ा कर देता हूँ, सो दैट वी कैन सी कि इस वक्त इसकी अलाइनमेंट क्या है। किसी एक सेल की जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट अलाइन होती है, बॉटम अलाइनमेंट होती है। आप इसको टॉप अलाइन भी कर सकते हैं, आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, जिसे हम जो है ना मिडल अलाइन कहते हैं, और ये इस तरीके से बॉटम अलाइन। सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल होती हैं जी, और जैसे जैसे मैं इनको क्लिक करते चला जाऊंगा यू कैन सी द फाइनल आउटपुट। तो अगर आप सेल के बिल्कुल सेंटर में लिखना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन लगाएं तो यू विल गेट द आंसर। इसके अलावा सेल की अलाइनमेंट होती है, जो डाटा है इसकी ओरिएंटेशन है कि क्लॉकवाइज डाटा जो है ये मूव किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल टेक्स्ट आपको ऐसे नजर आएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपके पास हैं, जहाँ से आप अपने हिसाब से डाटा को जो है ना वो लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं जी। देयर इज अनदर वे विच इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सेल में टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं और वो सेल जो है वो छोटा पड़ जाता है और टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप इस ऑप्शन को लगाते हुए ये काम कर सकते हैं कि इसकी रो को बड़ा कर दें और टेक्स्ट को रैप कर दें। यानी कि जितनी ऑप्शन जो है, जितना टेक्स्ट एक लाइन में नज़र आ रहा है उतना उधर रहे और उसके बाद बाकी वाला नीचे मूव हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग ये रैप टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो। इवन इसके अलावा देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड मर्ज शेल। एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज कर दिया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मर्ज दीज 2 सेल्स यू कैन डू दिस बाय क्लिकिंग मर्ज एंड सेंटर, राइट। तो ये 2 सेल्स बन जाए, ये 2 सेल्स मिलके एक सेल बन जाएगा, राइट। इसके अलावा नंबर्स स्टाइल्स हैं।
नंबर्स के अंदर जो है ना बड़ी मज़े मज़े की बातें हैं, ये बड़ी डिटेल से इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन भी बनाता है, तो ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नंबर्स के मुतालिक जो वीडियोस है ये आप ज़रूर देखें, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुतालिक वीडियोस। तो अब क्योंकि बहरहाल आपको मैं कोर्स तो दे रहा हूँ, तो आप सारा कोर्स तो एक्सेस नहीं कर सकेंगे एक वीक के अंदर, आपके पास ना ही इसका टाइम है, तो फिर मैं आपको कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके दूंगा कि यार ये वाले टॉपिक्स मेरे कोर्स में से पढ़ लो, डैट विल बी इनफ। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही ऑलरेडी आती होंगी। हम लोग इंसर्ट और डिलीट की तरफ चलते हैं। रो और कॉलम्स को डिलीट करना, इंसर्ट करना, कॉलम्स को हाइड करना, कॉलम्स को रीसाइड करना, ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा ऑटो फिल, ये वाली ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। फाइंड एंड सेलेक्ट, दिस ऑप्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आपके पास एक बड़ी फाइल है तो आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर फाइंड एंड रिप्लेस में जाएं तो आप एक चीज़ को फाइंड आउट करके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रो एंड यू वांट टू चेंज इट विद फ्लो, तो आप इसको फाइंड आउट करके रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1। इसमें दो चीज़ें भी रहती हैं, नंबर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि आप लोगों को, क्योंकि फिर अब मैंने वीडियोस ही दे दी हैं तो अलग से फिर इसके ऊपर इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो वीडियोस ही जाके देख लीजिए, तो आपको वहाँ से जो है ना ये टॉपिक समझ आ जाएगा। इसके अलावा पेज लेआउट के अंदर दो चीज़ें हैं जी, प्रिंट टाइटल्स है और बैकग्राउंड कलर है। ये दो चीज़ें आपके इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। और इसके अलावा व्यू के अंदर से फ्रीज पेन और स्प्लिट पेन जो है ना ये डिस्कस हुआ है इस चैप्टर के अंदर, और वो डेफिनेटली उसमें कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, वो आपको आती ही होंगी, तो आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हो। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं ज़रा बुक दिखा देता हूँ कि बुक में ये चीज़ें कैसे हैं। तो जो चैप्टर 5 है, ये देखें जनाब, शुरू होता है फॉर्मेटिंग एंड डाटा कंटेंट। डाटा एंटरिंग से मतलब कि डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं, टाइप करके एंटर कर सकते हैं, आपने टाइम वगैरह एंटर करना है तो कैसे एंटर करेंगे, डेट कैसे एंटर करेंगे, फॉर्मूलाज, फंक्शंस, कंट्रोल डी कंट्रोल आर की बात हम लोगों ने की, वो आपने डिस्कस कर ली। रैप टेक्स्ट के बारे में देख लिया, फॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो है ना वो लाइन ब्रेक वगैरह सेल में कैसे इंसर्ट करते हैं, आप लाइन ब्रेक कंट्रोल एंटर से इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी ऑल्ट एंटर से। सेल्स, रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि एक एक करके बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ, तो इन्होंने लिख के आपको बताई हुई है। इस हिसाब से ये बुक मुझे थोड़ी सी पसंद है कि ये अच्छे तरीके से हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। सेल कलर्स की बात हो रही है, टेक्स्ट के कलर्स की बात हो रही है, तो वो हर चीज़ जो शायद हम क्विकली देखते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात हो रही है, ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐड और रिमूव शीट्स, बैकग्राउंड शीट का बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस के बारे में जो है कि ये जो एक्सेल की जो आपको लाइंस नज़र आ रही है, दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को व्यू की टैब के अंदर जाके शो के अंदर ग्रिड लाइन पे टिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे, इस पर टिक करेंगे तो दोबारा नजर आना शुरू हो जाएंगी। इस एरिया से सवाल कैसे आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस एरिया में से एग्जामिनर आपसे जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग के क्वेश्चंस है वो आपसे पूछता है कि फर्ज करेंगे जनाब आपके पास एक टेक्स्ट है, तो वो जो है ना वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, तो आप इसको कैसे सेट करेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं कि यार सेल की विड्थ चेंज करने से ही आ जाएगा, या हम लोग इसको जो है वो रैप कर रहे हैं या इसको मर्ज कर रहे हैं, इस तरह की ऑप्शंस होती हैं जो कि आप इसमें टिक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस और ये वाली सारी चीज़ें जो है ये आपको ये बुक में भी मिल जाएंगी बहुत डिटेल से, और आपने यहाँ से भी इसको कर लेना। अच्छा जी, अब इसके अलावा और सवाल कैसे आता है, एग्जामिनर आपको कहता है अच्छा बताएं अगर मैं टेक्स्ट के साथ ये काम करना चाहूँ तो मैं कहाँ से जाके करूँगा। अगर मैं टेक्स्ट को जो है ना वो बोल्ड करना चाहता हूँ तो उसके लिए ऑप्शन कौन सी टैब में है, होम की टैब में, इंसर्ट में है, पेज लेआउट में, कहाँ पे है। इसके मुतालिक जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन की इंशाल्लाह मैं नोट्स बना के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं जी। अंडरलाइन क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, इंडेंटेशंस, ओरिएंटेशंस क्या होती है। ओरिएंटेशंस के बारे में हम लोग प्रिंटिंग के अंदर बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। डाटा को एडिट कैसे करना है, सेल्स को मर्ज कैसे करना है, इसकी भी एक प्रैक्टिस हम लोगों ने देख ली। और विड्थ कॉलम की कैसे चेंज करनी है अभी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। तो मैनुअली हर हर चीज़ जो है बड़े इजीली जो है ना वो उन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पे की हुई है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और जो नंबर फॉर्मेट्स हैं इनके ऊपर जो है ना वो आपने गौर करना है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग और नंबर फॉर्मेट्स यहाँ से आपके ट्रिकी क्वेश्चन इस एरिया में से बन सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया में से, इस चैप्टर में से 4 से 5 नंबर के सवाल आ सकते हैं, जो कि बल्कि शायद इससे भी थोड़े ज़्यादा। तो जगह अगर आप जो है ना वो ये वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आपने इस एरिया के अंदर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और
नंबर फॉर्मेट्स वाली वीडियोस देखनी है, बाकी आप ना भी देखेंगे क्योंकि चीज़ें आपको आती हैं, आप टॉपिक को पढ़ लेंगे एक दफ़ा तो दैट विल बी इनफ फॉर दिस चैप्टर, राइट। इस चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप का ग्रुप जो कि अभी हम लोगों ने बनाए हुए हैं, 6-7 व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें QM का और IT का जितना डाटा आप मैं क्रिएट कर रहा हूँ मैं सारा उसके अंदर शेयर करता रहूँगा। मैंने देखा है कुछ बच्चे, 1-2 बच्चों ने वो सेशन ग्रुप लीव भी किया हुआ है, तो अगर मतलब वैसे तो इसमें मैंने कोशिश की है कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ एडमिन ऑनली रखा हुआ है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ उस ग्रुप में आपको नज़र आती है। हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि शो और कॉलम को हाइड कैसे करते हैं, रोज़ को कैसे हाइड करते हैं, इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से बात कर ली है। फ्रीज पेन क्या होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं। एक होता है जी फ्रीज पेन, और एक होता है जी, आप लोगों के सामने यहाँ पे व्यू में नज़र आ रहा होगा जी, फ्रीज पेन और स्प्लिट पेन। देखें, फ्रीज पेन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका सेल जो आपने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से जब आप फ्रीज करते हैं तो इसके ऊपर वाले और इसके लेफ्ट वाले तमाम रोज जो हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, वो फिर मूव नहीं करती हैं, वो वहीं पे रहती हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो स्प्लिट होता है ना, वो बड़े मजे की चीज होती है। आप किसी एक सेल में आप स्प्लिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, ये 4 स्प्लिट्स आ गए। आप इस सेल को भी लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। जब आप मूव करेंगे तो यू विल सी कि आपका सिर्फ नीचे वाला जो एरिया है वो उसके साथ साथ मूव हो रहा है। अगर आप इसको ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो यू विल सी कि सिर्फ नीचे वाला जो एरिया है ये सिर्फ इसके जो लेफ्ट वाला एरिया है वो इसके साथ मूव हो रहा है। तो स्क्रीन के 4 डिफरेंट व्यूज हो गए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टेबल और आप चाहते हैं कि उस लॉन्ग टेबल का पहला रो, पहला कॉलम वगैरह जो है वो फ्रीज हो जाए, तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शीट की डिफरेंट जगहों से देख के डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख के यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये दोनों शीट चीज़ें नज़र आएँ, तो आप इसको स्प्लिट कर लें। जब भी आपने इस शीट को स्प्लिट किया हुआ, किसी एक स्प्लिट के ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप उस स्प्लिट को ख़त्म कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से स्प्लिट को पकड़ के रीसाइज भी कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये स्प्लिट खत्म हो गया। सिमिलरली आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये स्प्लिट खत्म हो गया। फ्रीज पेन ऑन दी अदर एंड क्या होता है जी? फ्रीज पेन ये होता है कि जहाँ पे आपका सेल है, आप फ्रीज पेन के ऊपर क्लिक करें, फ्रीज पेन, तो उसके ऊपर वाला कॉलम, उसके ऊपर वाली रोज और लेफ्ट राइट वाले कॉलम जो है वो सारे फ्रीज हो जाएंगे। आप जब मूव करेंगे तो डाटा मूव करेगा, लेकिन ये जो लाइन है इससे ऊपर वाला डाटा मूव नहीं करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रीज पेन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्प्लिट। तो इनके नाम से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि फ्रीज क्या है और स्प्लिट क्या है, राइट। फ्रीज का मतलब फ्रीज है, कुछ रोज फ्रीज हो जाएंगी, और स्प्लिट का मतलब है कि पूरी शीट आपकी 4 डिफरेंट रोज में या 4 डिफरेंट पार्ट्स में या 2 डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसके अलावा ये आपका पेज स्पेशल और ट्रांसपोज, ये वाली सारी चीज़ें आप डेफिनेटली अब आपको आती होंगी। फॉर्मेटिंग के अंदर ये नंबर फॉर्मेटिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने वहाँ से कवर कर लेना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसी को समझाने बैठूंगा तो शायद 2 घंटे 2.5 घंटे का सेशन मुझे यहीं पे लगाना पड़ेगा। सिमिलरली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये भी आपको वहाँ से करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही डिस्कस करने बैठ जाएँ डिटेल से तो ये काफ़ी सारी हमारा टाइम ले जाएगा, राइट। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए कि आप कहाँ से कर सकते हैं, शीट्स के अंदर कैसे किया जा सकता है। हम लोग क्विकली जो है ना वो चैप्टर को देखते जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 जो है ये भी एक बड़ा ही मज़े का चैप्टर है, और इसमें मुझे इसलिए इसका मज़ा आता है क्योंकि इसमें फंक्शंस के बारे में बात की गई है, फंक्शंस की कैलकुलेशन और इस तरह से फंक्शंस को अप्लाई जो करते हैं तो वो फंक्शंस क्या क्या हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सबसे जो मज़े के जो फंक्शन है या जो सबसे मज़े का जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें फंक्शंस वगैरह अप्लाई किए जा सकते हैं, और वो फंक्शंस आपको कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन करके ला के दे सकते हैं। तो ये एक डाटा क्रंचर इसे हम कहते हैं कि डाटा क्रंचिंग सॉफ्टवेयर है। ये डाटा के बारे में बहुत ही मज़े की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको कलेक्ट करके देता है, और वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से यूज़ करते हुए अपना जो भी काम है आप उसको कर सकते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर जब आपने फॉर्मूला या फंक्शन पुट करना है तो आपने इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। इक्वल टू का बटन प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये पता चल जाएगा कि नाउ यू आर एंटरिंग ए स्टेटमेंट जिसको कैलकुलेट करके दिखाना है, राइट। सिमिलरली देयर इज अनदर थिंग जो कि शायद इसी से, अगर आप ये अपोस्ट्रॉफी से टेक्स्ट एंटर करना, कोई भी चीज़ एंटर करना शुरू करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक मशवरा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक ऑर्डर है कि यार इसके बाद मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो तुमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना, एज इट इज़ ही नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इन्वर्टेड कोमा और ये एक अपोस्ट्रॉफी और 2+5 लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि वो इसको
इक्वल टू 2+5 लिख देगा। यानी कि अपॉस्ट्रोफी डालने का मतलब ये है कि मैंने उसको कह दिया कि भाई इसके बाद मैंने जो कुछ भी लिखना है वो तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं है, तुमने उसको एज ए टेक्स्ट ही कंसिडर करना है। लेकिन अगर मैं इक्वल टू के बाद 2+5 लिखूंगा तो दिस इज ए नंबर, और इसकी कैलकुलेशन जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके आपको बता रहा है। तो फॉर्मूला के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि फॉर्मूला आप इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप फॉर्मूला के अंदर अपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला है इसको इक्वल टू से आपने जब टाइप करना शुरू किया तो उसको पता चला कि यार ये तो एक फॉर्मूला है जिसकी कैलकुलेशन करनी है। यू एंटर द नंबर 2 and 5 और उसके दरम्यान में प्लस का साइन लगाया। दिस प्लस इज एन ऑपरेटर जो कि 2 और 5 को जमा करने का उसको बता रहा है। तो वो तमाम साइंस या आइकॉन्स जो कि आप यूज़ करते हैं और उसको बताते हैं कोई कैलकुलेशन इस्तेमाल कैलकुलेटर करने के लिए, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है जी। और जिन नंबर्स के ऊपर वो काम हो रहा होता है उन्हें ऑपरेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटर और ऑपरेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं वो साइंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बताते हैं कि ये काम करना है, और ऑपरेंट्स जो है वो नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर वो साइंस अप्लाई हो रहे होते हैं। राइट। सिमिलरली अगर आप ये जो लॉन्ग कैलकुलेशंस करते चले जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने कहा कि यार आप टेंशन ना लें, आप एक फंक्शन ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप सम करना चाहते हैं तो देयर इज अ फंक्शन फॉर सम। ठीक है जी। जब आप सम का फंक्शन एंटर करेंगे उसके बाद वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स पूछना शुरू करेगा। जब आप किसी फंक्शन का नाम लिखते हैं उसके बाद ब्रैकेट लिखते हैं उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो सवाल आता है वो अक्सर ये आता है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है अच्छा बताएं कि ये जो फंक्शन है इसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे देने हैं। तो आप सिंपल अपने एक्सेल ओपन करना है फॉर्मूला के अपने एग्जाम के अंदर आपने उसका नाम लिखना है और उसके बाद आपने देख लेना है कि उसके आर्गुमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं। इवन इस फंक्शन के ऊपर अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सम के अंदर ही रहते हुए fx के ऊपर क्लिक करें तो यू विल गेट द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर उसने आपको फंक्शन के बारे में बताया है। देखें सम का फंक्शन है, ये क्या करता है? दिस एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल। ये आर्ग्यूमेंट्स कैसे कैसे पूछेगा? पहले आपसे नंबर 1 पूछेगा। नंबर 1 क्या होगा उसने ये देखिए ये बताया, नंबर 1 टू नंबर 2 आर 1 to 255 नंबर्स टू सम। राइट। ये एक ऐसा नंबर है जो कि कैरेक्टर 1 से लेकर जो कि इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें 255 कैरेक्टर्स हो। राइट। तो इसको सम करना है। राइट। इसी तरीके से जब आप नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके वो नंबर्स भी बढ़ाता चला जाएगा कि अच्छा आप बताएं आपने कौन कौन सा नंबर ऐड करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे नंबर्स ऐड करते जाएं। यू कैन से दैम कि आपने 2 ऐड करना है, देन आपने 5 ऐड करना है, देन आपने 7 ऐड करना है। तो देखें फार्मूला का रिजल्ट यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अगर आपको इस फार्मूला से मुतालिक कुछ और मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन के ऊपर क्लिक करें तो एक और साइन शुरू हो जाएगी। अब देखें ये जो हेल्प है, ये जो सम का फंक्शन है, ये हेल्प ओपन हो गई है और आपने देखा कि पहले इसने नेट से सर्च किया। तो जनाब ये वो प्रॉब्लम थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि जब आप किसी फंक्शन के ऊपर जो है वो आप हेल्प की ऑप्शन को यूज़ करने जाते हैं तो वो आपको इंटरनेट पे ले जाता है और इंटरनेट के ऊपर आपको जो है वो हेल्प नहीं मिलती है। सही है जी। तो इस वजह से iCAP ने कहा हुआ है कि जनाब अगर तो हेल्प आपके कंप्यूटर के अंदर ही सेव है तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये iCAP ने नहीं कहा, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। वैसे तो iCAP ने तो स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि अब आप लोग हेल्प यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हेल्प अगर आपके कंप्यूटर में ऐसे ओपन हो जाती है, इसकी निशानी है कि आप नेट बंद करके ज़रा हेल्प को ओपन करने की कोशिश करें। अगर तो हेल्प ओपन हो जाती है, आपका नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर भी आपकी हेल्प ओपन हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि हेल्प आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है और आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स या डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स के थ्रू किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो आप देखें ना, उन्होंने फार्मूला अप्लाई कैसे करना है उसकी वीडियो भी बना के डाल दी। ठीक है। ये 28 सेकंड की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, इसने बताया कि जी सम कैसे कर रहे हैं। राइट। तो ये जो है ना ये डाटा आपके लिए बड़ा रेलेवेंट होगा, लेकिन दुआ करें कि ये आपके पास जो है ये आपके कंप्यूटर में वैसे का एज इट इज़ सेव हो और ये आर्टिकल आपका नेट से सर्च ना हो। लेकिन अगर इसमें वीडियोस होंगे तो ये नेट से सर्च ज़रूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अब ये जो फंक्शन है इसको हेल्प के फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग वापस आते हैं जी। जब आपने फंक्शन एंटर किया, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई अब मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ, अब मैं जो चीज़ें एंटर करने वाला हूँ, दीज आर एक्चुअली सम कैलकुलेशंस जो कि आपने परफॉर्म करनी है और इन कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर आप आगे जो है ना वो आपको रिजल्ट बताया जाएगा। राइट। सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर जो जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6, दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मूलाज एंड फंक्शंस। और फार्मूला कौन कौन से हैं, इनका तरीकाकार इनको लगाने का क्या है, इसका जो अक्सर जो सवाल आते हैं वही होते हैं कि बताएं इसके आर्गुमेंट्स कैसे दिए जाएंगे, हर फार्मूला की एक आर्गुमेंट और उसके बारे में कोई एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना वो ये इस चैप्टर में मिल जाएगी। चैप्टर 6 के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा मॉड्यूल आप लोगों ने एक दिन बैठ के देख लेना है। तकरीबन कोई 4 घंटे की वीडियोज़ हैं,
जो कि आपको पूरा एक्सेल जो है ना वो एक क्विक फ्लो में सिखा रही हैं। आपने ये वाले फार्मूला और फंक्शंस वाला जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, कॉमन एरर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह को 4 घंटे की वीडियो लेक्चर्स में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आपने बस इसमें ये करना है कि ये वाला जो मॉड्यूल है ये पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ लेना है, और ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। मतलब एक थोड़ा सा अजीब किस्म का चैप्टर है। इसमें डाटा वेरियस सोर्सेज से इंपोर्ट करने के बारे में बात है, डाटा कनेक्शंस के बारे में बात है, डाटा एक्सपोर्ट करने के वाले से बात है, और चार्ट्स के वाले से चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हैं। ये चारों पार्ट्स ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इसमें से जो है ना वो चीज़ें पूछता है, और वो इजी चीज़ें होती है लेकिन बच्चों को नहीं आ रही होती। तो इस एरिया को कवर करने का तरीकाकार ये होगा कि मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, कुछ मैं और करूँगा अगले कुछ दिनों में। तो आपने कम से कम वो तमाम क्वेश्चंस पूरे कर लेने हैं, और इस बुक को एक दफ़ा इसकी बुक को पढ़ लेना है, इस चैप्टर को, राइट। सिमिलरली चैप्टर नंबर 8, इसमें सिक्योरिटी से मुतालिक जो चीज़ें हैं, ये 2 छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी सी तो नहीं, खैर 2 ही वीडियोज़ हैं। एक है सिक्योरिटी से मुतालिक और एक है जी शेयरिंग से मुतालिक। ये तो ये 2 लेक्चर्स हैं जो आप एक्सेल में पढ़ेंगे, तो आपका ये टॉपिक भी यहाँ से बड़ा इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली इस सेशन का मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करा दूंगा, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास वो वाला ऑप्शन आ गई है कि हम पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको दिलवा सकता हूँ, तो आप वो सारी चीज़ें बस वहाँ से ही देख लें, तो डैट विल बी इनफ।